अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बहुत अरसा गुजरा, किसी मुल्क में सूरज निकलना बंद हो गया और दिन भी रातों की तरह सियाह हो गए। हर तरफ उदासी और खामोशी छाई रहती। अंधेरे में भला क्या रौनक हो सकती है। खुशकिस्मती से उस मुल्क के बादशाह के पास एक ऐसा जादू का घोड़ा था जिसके माथे से सूरज की तरह रोशनी की छाएं छूटती थी। अगर ये घोड़ा न होता तो लोग तंग आकर मुल्क छोड़ जाते, क्योंकि सूरज के ना होने से न वहाँ सब्जी उगती। बादशाह उस घोड़े को मुल्क भर में घुमाता रहता ताकि हर जगह रोशनी और गर्मी पहुँच सके। घोड़ा जिस जगह पहुँचता वहाँ दिन का समा हो जाता और लोग अपने अपने कामों में मशरूफ हो जाते। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जादू का घोड़ा अचानक गायब हो गया। घोड़े का गायब होना था कि हर तरफ अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। अंधेरे की वजह से लोग खुद जुदा हो गए, सब कारोबार रुक गए और जानदारों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया। लोग तंग आकर मुल्क छोड़ने की तैयारियां करने लगे। ये बात बादशाह के लिए बहुत परेशानियां पैदा कर रही थी। जब रियाया ही नहीं होगी तो बादशाह हुकूमत किस पर करेगा। बादशाह ने रियाया की परेशानी को देखते हुए फैसला किया कि हर कीमत पर घोड़े को वापस लाने की कोशिश की जाए। उसने फौज को हुक्म दिया कि मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारो और खुद भी फौज का एक दस्ता साथ लेकर घोड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। घोड़े को तलाश करते करते वो एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां सूरज पूरी तरह रोशन था। हर चीज धूप में चमक रही थी। हरे भरे दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे थे। बादशाह और उसके साथियों ने सोचा कि घोड़ा सरहद पार करके उस मुल्क में आ गया है। उन्होंने घोड़े को तलाश करना शुरू किया। अचानक उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। बादशाह ने सोचा कि शायद झोपड़ी में रहने वालों ने घोड़े को देखा होगा। वो झोपड़ी में दाखिल हुआ, लेकिन वहाँ सिर्फ अब अधेड़ उम्र का आदमी था जो एक किताब पढ़ रहा था। उस आदमी की बादशाह पर नजर पड़ी तो वो अदब से उठकर खड़ा हो गया। बादशाह ने उसकी शक्ल और सूरत और तौर तरीकों से अंदाजा लगाया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। उस आदमी ने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं भी आप ही के मुतालिक पढ़ रहा था। आप यकीनन उस जादू के घोड़े की तलाश में हैं जो अचानक गायब हो गया है। आप अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? जाकर हुकूमत का कारोबार संभालें, क्योंकि अव्वल तो आपको घोड़े की कुछ खबर नहीं है, और अगर पता चल भी गया कि घोड़ा कहाँ है तो आप उसे हासिल नहीं कर सकेंगे। ये काम आप मुझ पर छोड़ दें और मेरी मदद के लिए अपने एक आदमी को यहाँ छोड़ जाएं। बेहतर है, बादशाह ने जवाब दिया। अगर मेरा घोड़ा मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। वो आदमी बोला, मुझे इनाम का लालच नहीं, आप फौरन अपने मुल्क वापस जाइए, वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। बादशाह मुतमईन होकर अपने मुल्क वापस चला गया। उसके जाने के बाद वो आदमी जो असल में नुजूमी था दोबारा मुताले में मशरूफ हो गया। दूसरे दिन नुजूमी और उसका साथी जो बादशाह ने उसके मदद के लिए उसके पास छोड़ दिया था, जादू के घोड़े की तलाश में रवाना हो गए। उन्होंने 6 मुल्कों का सफ़र किया। जब वो 7वें मुल्क में दाखिल हुए तो उन्हें एक शाही महल नजर आया। उस मुल्क पर 3 जालिम भाइयों की हुकूमत थी और वो महल उन्हीं का था। उन भाइयों ने जिन लड़कियों से शादियां की थी वो भी आपस में बहनें थी। लड़कियों की माँ समतरा भी उनके साथ महल में रहती थी। समतरा दरअसल जादूगरनी थी। महल देखकर नुजूमी ने अपने साथी को वहीं ठहरने को कहा और खुद उन तीनों भाइयों के मुतालिक जानने के लिए महल की तरफ जाने का इरादा किया। इस मकसद के लिए उसने अपने आप को सब्ज तोते की शक्ल में तब्दील कर लिया और उड़कर महल में दाखिल हो गया। खिड़की के शीशों पर अपनी चोंच से टिक टिक करके उसने सबसे बड़े भाई की मलका की तवज्जो अपनी तरफ करने की कोशिश की। उसे देखकर मलका ने खिड़की खोल दिए। तोता बड़े प्यार से कभी मलका के हाथ पर बैठता, कभी कंधे पर। मलका सोचने लगी कि जब बादशाह उसके पास आएगा तो वो उसे तोते का तोहफा पेश करेगी। वो बहुत खुश होगा। मलका को तोते से खेलते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उसकी माँ समतरा कमरे में दाखिल हुई। वो तोते को देखते ही चिल्लाई, इस तोते की गर्दन मरोड़ दो बेटी, इसे फौरन जान से मार डालो वरना बड़ा खून खराबा होगा। मलका हैरान होकर बोली, अम्मी, आप इस प्यारे और मासूम से परिंदे के बारे में क्या कहती हैं? समतरा गरज कर बोली, बेटी,
اگر تمہاری ہمت نہیں پڑتی تو میں مروڑ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ طوطے کی طرف لپکی۔ نجومی نے اپنی جان خطرے میں دیکھتے ہی فوراً اپنی شکل بدلی اور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ ملکہ اور اس کی ماں دیکھتی ہی رہ گئی۔ باہر نکلتے ہی نجومی پھر طوطا بن گیا اور اس بار اس نے دوسری ملکہ کے محل کا رخ کیا۔ دوسری ملکہ بھی طوطے کے ساتھ بڑے پیار سے کھیلنے لگی۔ اچانک سمترا چلاتی ہوئی آئی اور بیٹی سے کہا کہ طوطے کو فوراً جان سے مار دو۔ وہ طوطے کو پکڑنے کے لیے لپکی تو طوطا اپنی اصلی شکل میں آ کر بھاگ کر باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر نجومی نے پھر طوطے کی شکل بدلی اور اب تیسری اور چھوٹی ملکہ کے محل کا رخ کیا۔ یہاں بھی وہی کچھ ہوا۔ جو ہی سمترا کو پتا چلا کہ چھوٹی بیٹی طوطے سے کھیل رہی ہے تو اس نے شور مچا دیا کہ اس طوطے کو مار ڈالو۔ طوطا وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ اسی طرح نجومی نے یہ معلوم کر لیا کہ تینوں بھائی اس وقت محل میں نہیں ہیں۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ شہر میں رہنا فضول ہے۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور شہر کے باہر دریا کے اس پل کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے تینوں بھائیوں کا گزر شہر میں آنا تھا۔ شام کو جب بڑا بھائی پل پر سے گزرا تو نجومی نے اس کا راستہ روک لیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی اور آخر نجومی نے تلوار کے ایک زوردار وار سے بادشاہ کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس نے بادشاہ کی لاش کو اسی گھوڑے پر باندھ کر گھوڑے کو شہر کی جانب ہانک دیا۔ دوسرے دن دوسرا بھائی شہر میں داخل ہونے کے لیے پل پر سے گزرا تو اسے خون نظر آیا۔ وہ خون کے بارے میں پوچھنے ہی والا تھا کہ نجومی نے اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا اور لاش گھوڑے پر باندھ کر اسی شہر کی جانب ہانک دیا۔ اب نجومی کو تیسرے اور چھوٹے بادشاہ کا انتظار تھا۔ تیسرے دن شام کو چھوٹا بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا تو اسے خون دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ گرج کر بولا، یہ کس کا کام ہے؟ فوراً سامنے آؤ۔ ان لفظوں کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ نجومی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ جس گھوڑے پر بادشاہ سوار ہے یہ وہی جادو کا گھوڑا ہے جس کی تلاش میں پہلے بادشاہ مارا مارا پھرا اور اب وہ خود پھر رہا ہے۔ نجومی نے بادشاہ پر حملہ کر دیا لیکن بادشاہ بھی نوجوان اور طاقتور تھا۔ اس نے خوب مقابلہ کیا۔ اتنی لڑائی ہوئی کہ دونوں پسینے میں نہا گئے اور دونوں کی تلواریں ٹوٹ گئی مگر ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ تب نجومی نے تجویز پیش کی کہ فیصلہ کرنے کے لیے ہم دونوں پہیے بن کر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتے ہیں۔ جو ٹوٹ گیا وہ ہار جائے گا۔ بادشاہ مان گیا۔ وہ دونوں پہیے بن کر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکے تو نیچے کی طرف آتے ہوئے نجومی نے اپنا رخ بدل لیا اور زور سے بادشاہ کے پہیے پر ٹکر ماری۔ بادشاہ کا پہیہ ٹوٹ گیا۔ نجومی فوراً اپنی اصلی حالت میں آ کر خوشی سے اچھلنے لگا، لیکن اب بادشاہ بھی اپنی اصلی حالت پر آ کر بولا، ارے میری تو صرف ایک انگلی ٹوٹی ہے، مجھے شکست تو نہیں ہوئی جو تم یوں ہی اچھل کود کر رہے ہو۔ اب بادشاہ نے ہار جیت کے لیے ایک اور تجویز پیش کی کہ ہم دونوں شعلوں کی شکل میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جو پہلے جل جائے وہ ہار جائے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نجومی سرخ شعلوں کی اور بادشاہ سفید شعلوں کی شکل اختیار کرے۔ دونوں شعلہ بن کر ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے۔ اتنے میں ایک فقیر ادھر سے آ نکلا۔ سفید شعلے نے فقیر سے کہا، اگر تم سرخ شعلے پر پانی ڈال دو تو میں تمہیں 10 روپے دوں گا۔ سرخ شعلے نے کہا، اگر تم سفید شعلے پر پانی ڈال دو تو میں تمہیں 20 روپے دوں گا۔ فقیر 20 روپے کے لالچ میں آ گیا اور اس نے سفید شعلے پر پانی ڈال دیا۔ نجومی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ اس نے فقیر کو 20 روپے دیے اور جادو کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر محل میں 2 بادشاہوں کے قتل اور تیسرے کے گم ہو جانے پر کوہرام مچا ہوا تھا۔ جادوگرنی سمترا بہت پریشان تھی اور کیوں نہ ہوتی، تینوں بادشاہ اس کے داماد تھے۔ آخر اس نے کچھ سوچا، پھر جادو کے زور سے ایک تخت بنایا، لڑکیوں کو اس تخت پر بٹھایا اور تخت اڑا دیا۔ نجومی اور اس کا ساتھی تیزی سے فاصلہ طے کر رہے تھے۔ نجومی کو پتا تھا کہ سمترا جادوگرنی نے اسے پہچان لیا ہے اور وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ نجومی اور اس کے ساتھی کا مارے بھوک کے برا حال تھا۔ راستے میں انہیں سرخ خوشبودار سیبوں سے لدا ہوا ایک درخت نظر آیا۔ نجومی کے ساتھی سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی تلوار سے بھرپور وار درخت پر کیا۔ پتہ ہے درخت سے کیا نکلا؟ جہاں تلوار لگی تھی وہاں سے خون کی ایک دھار بہہ نکلی۔
नजूमी ने बोला, देखा मैंने तुम्हें इसलिए मना किया था, ये सेब का दरख्त नहीं था बल्कि बड़ी मलका खुद थी, जिसे समतरा ने जादू के जोर से दरख्त बना के हमारे रास्ते में खड़ा कर दिया था ताकि वो अपने खामिंद का बदला ले सके। हम सेब खा लेते तो फौरन मर जाते। ये जहरीले सेब थे। उन्होंने अपना सफर जारी, लेकिन प्यास बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है। रास्ते में एक कुआं नजर आया तो उन्होंने घोड़ा रोक लिया और कुएं पर पानी पीने गए। नजूमी ने कुएं में झांक के देखा और फिर अपने साथी से कहा, चलो भागो यहाँ से, किसी और कुएं से पानी पी लेंगे। साथी बोला, प्यास लगी है, क्यों ना यहीं से पानी पी ले। नजूमी ने कहा, तुम नहीं जानते, ये कुआं नहीं है। समतरा ने अपनी दूसरी बेटी को कुआं बना दिया है ताकि वो तुमसे अपने खाविंद की मौत का बदला ले सके। ये देखो। ये कहकर नजूमी ने अपनी तलवार पानी में डाली तो तलवार सूख हो गई और उससे खून के कतरे टपकने लगे। नजूमी बोला, ये जहरीला पानी था, हम पी लेते तो फौरन मर जाते। अब वो थक कर निढाल हो चुके थे। रास्ते में सड़क से जरा हटकर एक बाग नजर आया। उसमें रंग बिरंग के फूल खिले हुए थे। नालियों में साफ शफाफ पानी बह रहा था। नजूमी ने पानी को हाथ लगाया और अपने साथी से कहा कि ये पानी ठीक है, जितना चाहे पी लो। खुद उसने भी जी भर के पानी पिया। पानी पीकर तबीयत जरा बहाल हुई तो वो दोनों बाग की सैर करते हुए फूलों की क्यारियों को देखने लगे। गुलाब का एक सफेद फूल बहुत प्यारा लग रहा था और उसकी भीनी खुशबू हवा को महका रही थी। नजूमी का साथी उस फूल को तोड़ने के लिए लपका तो नजूमी ने उसको पीछे खींचते हुए कहा, अरे अरे, जुल्म मत करना, ये फूल नहीं है, समतरा की छोटी बेटी है। तुम इसे तोड़ लेते तो फौरन मर जाते। ये देखो। ये कहकर नजूमी ने तलवार का एक भरपूर वार किया। फूल कटकर जमीन पर गिरा और उसमें से खून की धार बह निकली। अब वो फिर सफर पर रवाना हो गए। नजूमी ने कहा, हम समतरा के इलाके से तो बाहर निकल आए हैं, लेकिन अभी खतरा बाकी है। वो एक जगह जरा सस्ताने के लिए रुके तो अचानक एक लड़का घोड़े के करीब आया और घोड़े की पीठ में गुदगुदी करने लगा। घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। नजूमी नीचे गिर पड़ा। लड़का उचक कर घोड़े पर बैठ गया और देखते ही देखते घोड़े को भगाकर ये जा वो जा। ये देखकर नजूमी का साथी बहुत घबराया, लेकिन नजूमी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बात तो बहुत बुरी हुई है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस लड़के से निपट लूंगा। तुम अपने मुल्क की सरहद पर पहुंचकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। नजूमी ने एक देहाती का भेष बदला और जल्दी ही उस लड़के के पास पहुंच गया। लड़का नजूमी को न पहचान सका और उसे घोड़े की रखवाली के लिए मुलाजिम रख लिया। नजूमी चाहता तो घोड़े को भगा कर ले जाता, लेकिन असल बात तो लड़के की जादू की ताकत को खत्म करना था, वरना वो फिर घोड़ा छीन ले जाता। नजूमी ने लड़के की मुलाजमत करते हुए ये मालूम कर लिया कि ये लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वो रजामंद नहीं होती। लड़के ने उसे एक जंजीरों में कैद कर रखा है। एक दिन लड़के ने नजूमी से कहा, तुम मेरे मुलाजिम हो, मेरी मदद करो, किसी तरह उस लड़की को मुझसे शादी पर आमादा कर लो। नजूमी कश्ती पर सवार होकर जजीरे में पहुंचा और फेरी वाला बनकर आवाजें लगाने लगा कि जिसे उम्दा कपड़े और मोतियों के हार, जेवरात वगैरह खरीदने हो, वो कश्ती में आकर देख ले। इतनी खूबसूरत चीजें रोज रोज नहीं मिलती। वो लड़की सामान देखने कश्ती में आ गई और उसे देखने में ऐसी खोई कि उसे पता भी न चला कि कब नजूमी ने कश्ती चला दी। थोड़ी देर बाद उसे मालूम हुआ कि कश्ती चल रही है तो वो बहुत घबराई। नजूमी बोला, देखो, शोर मत करो, अगर तुम इस जादूगर लड़के की कैद से निकलना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम यूँ करो कि लड़के से अच्छी तरह पेश आओ और उससे इस शर्त पर शादी का वादा करो कि वो तुम्हें अपनी ताकत का राज बता दे। लड़की तो यही चाहती थी कि कोई मददगार मिले। उसने नजूमी की बातों पर पूरी तरह अमल किया और घुल मिलकर लड़के से बातें की। बातों ही बातों में उसने लड़के से मालूम कर लिया कि उसकी ताकत का राज क्या है। बत्तख के उस अंडे में जो सामने वाले बड़ के दरख्त के खोखले तने में पड़ा है। लड़की ने ये बात फौरन नजूमी को बता दी। दूसरे दिन जब लड़का और लड़की बातों में मशरूफ थे तो नजूमी ने बत्तख का वो अंडा दरख्त से निकाला और तोड़ कर खा लिया। अंडे का खाना था
कि लड़का लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसे बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था क्योंकि अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। नजूमी ने बढ़कर एक मुक्का उसकी कनपट्टी पर मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। नजूमी ने लड़की को घोड़े पर बिठाया और उसको उसके घर पहुंचा दिया। फिर सरहद पर अपने साथी से मिला। वो नजूमी को देखकर बहुत खुश हुआ और घोड़े को बादशाह के हुजूर में पेश कर दिया। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। घोड़े के आने से हर तरफ रोशनी हो गई थी। सब काम शुरू हो गए थे। बादशाह ने खुश होकर आधी सल्तनत नजूमी को इनाम में देनी चाहिए, लेकिन नजूमी बोला, आली जा, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मुझे किसी किस्म के इनाम का लालच नहीं है। मैंने तो आपकी और आपकी आवाम की परेशानी और तकलीफ देखकर ये खिदमत की है। बादशाह ने कहा, आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर आप मेरी सल्तनत में से हिस्सा लेने को तैयार नहीं तो मेरी ये दरख्वास्त ज़रूर मंजूर कर ले कि यही मेरे पास रह जाए ताकि आपसे मुलाकात होती रहे। नजूमी बोला, बादशाह सलामत, मैंने जो आपकी खिदमत की है उसके सिले में मेरी ये ख्वाहिश पूरी करे कि मुझे वापस अपनी झोपड़ी में जाने दे। मेरी झोपड़ी और किताबें मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे उस दौलत से महरूम ना करे और फिर ये बात भी ना भूले कि जिस तरह मैं झोपड़ी में बैठा आपके काम आ गया, इसी तरह शायद कोई और ज़रूरतमंद कभी उधर आ निकले और मुझे उसकी खिदमत का मौका मिल जाए। बादशाह नजूमी की बातों से लाजवाब हो गया। उसने बड़ी इज्जत से उसको रुखसत किया और सरहद तक उसे छोड़ने को गया। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरह के किस्से कहानियों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।